गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्दभेद पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देखा जाए तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल 8 भेद होते हैं, जो कि निम्न है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और हमें हिंदी व्याकरण को जानने से पहले कि हिंदी व्याकरण में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन 8 शब्द भेदों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि इनकी परिभाषा क्या होती है, ये क्या होते हैं। तो एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे, सबकी परिभाषा जानेंगे और सबके कितने भेद होते हैं वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। पहला है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का आता है, किसी स्थान का आता है, या फिर कोई भाव जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो चीज़ें आती हैं तो उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे शालिनी हो गया, लड़का हो गया, हिमालय हो गया, भारत हो गया, खुशी। ये सब चीज़ें बताती हैं कि संज्ञा क्या होती है। खुशी जो हमारे मन के अंदर का भाव है, खुशी एक लड़की का भी नाम हो सकता है और हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाली एक भावना भी है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है हमेशा। संज्ञा क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, उनके नाम ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा। बाकी संज्ञा के बारे में जो चीज़ें थी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अब दूसरा आता है शब्द भेद में सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? देखो, सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। मतलब अगर कोई हम वाक्य लिख रहे हैं तो वहाँ पर संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के लिए, तो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, वह, तुम, हम आदि। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। नोट का मतलब होता है ध्यान देना। सर्वनाम का सबसे अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में बचाने के लिए होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो सर्वनाम होता है हम उसका प्रयोग, ठीक है, उसका सबसे अधिक प्रयोग वाक्य में, अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है मतलब उस वाक्य में एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में बचाने के लिए होता है। मतलब अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है उसमें संज्ञा शब्द आ रहा है और एक ही संज्ञा शब्द बार बार उस वाक्य में आ रहा है, तो उसको बचाने के लिए का मतलब है कि वह संज्ञा शब्द फिर से दोबारा प्रयोग ना हो, इसके लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मोहन ईमानदार लड़का है। इसमें मोहन क्या है? एक संज्ञा है। अब आगे लिखा है कि वह चोरी नहीं कर सकता। मोहन हो गया संज्ञा और इसमें आगे लिखा है वह चोरी नहीं कर सकता, यानी वह क्या है? सर्वनाम। अब देखिए, इसमें मोहन ईमानदार लड़का है, मोहन चोरी नहीं कर सकता, ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि संज्ञा को बार बार प्रयोग होने से बचा रहे हैं, इसलिए हमने संज्ञा की जगह यानी मोहन की जगह पे वह का प्रयोग कर दिया है। इसका सीधा संबंध सर्वनाम से है और संज्ञा का एक दूसरे से। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल और दिया है, एक उदाहरण और दिया हुआ है कि राम पढ़ने में बहुत अच्छा है। ध्यान दो, राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है, लेकिन आगे जब हमने वह प्रयोग किया है वह सर्वनाम है और किसके लिए किया है? राम के लिए ही कर रहे हैं। ध्यान दो, राम के लिए ही कर रहे हैं, यानी संज्ञा के लिए ही कर रहे हैं, और हम आगे संज्ञा को बार बार आने से बचा रहे हैं, यानी राम हम आगे नहीं लगा रहे हैं, उसके जगह पे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। ये चीज़ होता है सर्वनाम का काम, कि संज्ञा को बार बार प्रयोग होने से बचाना, मतलब बार बार संज्ञा न प्रयोग हो, उसकी जगह पे हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है, वह अपने से बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करता है। इसमें जहाँ जहाँ राम का प्रयोग होना चाहिए थे हमने वहाँ पर सर्वनाम यानी कि वह का प्रयोग किया हुआ है। अब आगे है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। कोई आपसे पूछ ले तुरंत बताना है कि सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं। अब अगला है विशेषण, यानी जो शब्द भेद का तीसरा पार्ट होता है, जो तीसरा भेद होता है, तीसरा प्रकार होता है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। हर शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, पता है, चाहे भेद को या प्रकार, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीली साड़ी, इसमें नीली विशेषण है। पुराना अखबार, इसमें पुराना अखबार है। सुगंधित फूल, यानी फूल क्या है, सुगंधित है, तो सुगंधित इसमें विशेषण है। वो सब विशेषता बतला रहे हैं। साड़ी की विशेषता क्या है कि वह नीली है। अखबार की विशेषता क्या है कि वह पुराना है। फूल की विशेषता क्या है कि वह सुगंधित है, मतलब उसमें सुगंध भरा हुआ है, आदि। और भी आगे एग्जाम्पल, यानी और भी आगे उदाहरण इसमें है। अब एक आता है सवाल कि विशेष्य क्या होता है। आप लोगों ने समास पढ़ा हो तो उसमें कर्मधारय समास में ये क्वेश्चन था, ये शब्द था विशेषण विशेष्य। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या होता है। ध्यान देना, विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। ठीक है, और विशेष्य वो होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि विशेष्य वो होते हैं जो विशेषता, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण लिखा हुआ था कि नीली साड़ी, अब नीली इसमें विशेषण हो गया, लेकिन विशेषता किसकी बतला रहा है, साड़ी की ना, तो साड़ी इसमें विशेष्य हो गया है, इसमें साड़ी विशेष्य हो गया है और नीली विशेषण है। मतलब जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। अब पुराना अखबार में क्या है, पुराना क्या हो गया, विशेषण, और विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, अखबार की, तो अखबार इसमें विशेष्य हो गया। सुगंधित फूल क्या है, विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है, उसकी वह सुगंधित है। तो विशेषण और विशेष्य में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसमें परिमाणवाचक विशेषण को एक साथ आप लोग को ज्वाइन करके लिखना है। ठीक है, ये होते हैं हमारे विशेषण के प्रकार। अब इसमें बाकी के जो 5 रह गए हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। और आप लोगों को अगर इसमें जितना मैंने अभी आप लोगों को इस वीडियो में बना करके भेजा है, अगर उसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग फिर से दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस काम को, इस वर्क को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई ढिलाई नहीं, अपना अपना काम आप लोग करते रहिए। बाकी का जो बच गया है इसमें, ठीक है, बाकी का जो आगे का बच गया है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो यानी अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। ज़्यादा एक साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें हुई हैं ग्रामर में, चाहे हिंदी रीडर में, आप उसको कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बेटा।